नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ फ्रेम में हैं नरेंद्र ठाकुर जी, जो डीयू में पढ़ाते हैं इकोनॉमी। अच्छा नरेंद्र जी, मैं ये बात कहना भूल गया था, आपके कई स्टूडेंट्स भी देखते हैं खर्चा पानी और कई-कई आके कमेंट में लिखते हैं कि ये मुझे पढ़ाते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स या ऐसा कुछ अपने अप्लाइड पेपर। इकोनोमेट्रिक्स। हाँ, ऐसा कुछ उन्होंने वो बताते हैं कि ये मुझे ये पढ़ाते हैं ऐसा, वो आके बताते भी हैं कमेंट सेक्शन में। तो हाँ, इनफैक्ट मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ इन हुँ, पॉइंट पे, और बाय चांस जो टॉपिक अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, कल भी किया है और आज भी बात कर रहे हैं, वो हुँ। हम वही पढ़ा रहा हूँ मैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, तो चलिए अब आज तब आपका टर्न है नरेंद्र जी कि बताइए हम लोग आज क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक तो हम ये बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट इन्फ्यूज कर रही है, इन्फ्यूज मना करने के लिए बोल रही है कि कैपिटल अब हम जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें नहीं लगाएंगे, जी। खासकर जो फाइनेंशियल ईयर है 2023 का। और हुँ, दूसरा दूसरा जो कमेंट आया है या बात आई है आरबीआई गवर्नर की तरफ से कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये भी होगी कि वो देखें कि किस तरह के ट्रांजैक्शंस हैं, जो कैमोफ्लेज हैं, मतलब छुपी हुई इस तरह के ट्रांजैक्शंस हैं, जो कहीं ना कहीं हिंट दे रही है कि कहीं कहीं डिफॉल्ट्स हैं जो विद इन बैंक्स हो रहे हैं, तो उसको कंटेन किया जाए। और थर्ड इशू हम एक लेवल पे ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में और रियल इकोनॉमी में डिस्कनेक्ट क्यों लग रहा है, और ये वोलेटिलिटी कैसे हो रही है इतने सारे स्टॉक मार्केट जी। में। तो आरबीआई पे बातचीत, आरबीआई के सरकार के डिसीजन पे बातचीत और आखिर में ये स्टॉक मार्केट ऐसा बौराया हुआ सा क्यों है कि पता नहीं चल रहा है कि साहब ये जाएगा कहाँ और रुकेगा कहाँ, किस ऊंचाई पर या किस गर्त में रुकेगा। तो सबसे पहले हम लोग सरकार की नीतियों पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं नरेंद्र जी। सरकारी नीतियां ये हैं कि मैं इकोनॉमिक टाइम्स की खबर कोट कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 2023 जो है वहां से सरकार ये प्लानिंग कर रही है। ईटी की जो खबर है वो सोर्स खबर है, सोर्सेस के हवाले से लिखी गई है। कहा गया है कि सरकार कैपिटल जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, एक्सेप्ट स्टेट रन बैंक्स में इन्फ्यूज नहीं करेगी स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23। अब क्यों? क्योंकि कहना है कि सारे बैंक्स अब प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। यहाँ पर एक बट आने वाला है, कोट एंड कोट, उस पर थोड़ी देर बाद बातचीत करेंगे। आ, 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 फने, आ, क्या कहते हैं कि प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, उनको लाभ कमाने लगे हैं। सरकार का कहना है कि वो अब अपने तरीके से मार्केट से पैसा उठाने के प्लान में है वो सारे बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सरकार एक बात नहीं बताती है या बताती भी है तो उसका एक अलग अर्थों में वो बात आती है हमारे सामने। वो बात ये है कि बैंक प्रॉफिटेबल इसलिए हैं क्योंकि बैंकों का जो बैड लोन है वो एक बैड बैंक के पास चला गया है। नरेंद्र जी, कैसा बिल्कुल। लगता है ये फैसला? एक लेवल पे जो सिग्नल आ रहा है सिद्धांत, वो बात तो है। उसमें मुझे लगता है कि ये समझने की जरूरत है कि पहले क्या हुआ। तो मुझे लगता है यदि 10-12 सालों का मैं यहाँ पे डेटा देख रहा था कि कितना कैपिटलाइजेशन जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खर्च किया है, तो लगभग वो 4-4.5 लाख करोड़ रुपया जो है वो स्पेंड किया गया है पिछले 12-13 सालों में, यदि हम 2008-9 से बात करें तो। और इसको हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं सिद्धांत की, बेसिकली जो जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8 का, उसके बाद ही बैंकों की स्थिति जो है वो खराब हुई है। उसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है काफी इंक्रीज किए थे। और हमने बहुत, हमारे दर्शकों ने, हमने देखा ही है कि किस तरह की न्यूज आ रही थी, कभी माल्या जा रहे हैं बाहर और कभी मोदी जा रहे हैं बाहर। तो वो कहीं ना कहीं इसी चीज को लेके गवर्नमेंट ने पिछले 10-12 सालों से, और इंक्लूडिंग अभी भी यदि मैं स्पेसिफिक डेटा दूं, तो गवर्नमेंट ने कैपिटल जो है पब्लिक सेक्टर बैंक को दिया था 20,000 करोड़ रुपया, यदि हम फाइनेंशियल जो बजट है 2022-23 का। इसलिए मुझे लगता है कि एक लेवल, इसमें दो बातें हैं, मैं ऐसे भी इसको देखता हूँ। एक बात तो ये है कि गवर्नमेंट ये सिग्नल दे रही है कि अब बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा हम कितना कैपिटल जो प्रोवाइड कर सकते हैं, अननेसेसरली हम रिसोर्स कंस्ट्रेंट हैं, तो एक लेवल पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है। और उसमें क्रिटिसिज्म भी गवर्नमेंट का आ रहा था एक लेवल पे कि देखिए, एक पब्लिक सेक्टर बैंक में जो पैसा है वो आम लोगों का पैसा है, और वो उसका डिपॉजिट्स है, उसकी सेविंग है। और बताइए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो तो
कॉर्पोरेट सेक्टर की है, बड़ी कंपनीज की हैं और भाग रहे हैं देश से। तो एक डिसीजन था, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम ये इतना कैपिटल अब नहीं लगाएंगे। दूसरा पॉइंट इसमें और भी महत्वपूर्ण है जो मुझे कहना है, और मुझे ये भी सिग्नल लग रहा है, या मैं भी इस न्यूज को देख रहा था, उसमें कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रही है गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर बैंक रह गए हैं, पहले मर्जर किया गया बैंक्स का इस क्राइसिस को तोड़ने के लिए, जो बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस आया है दुनिया में, और अब जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ हिंट दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जाननी जरूरी है। पता नहीं कितना चावल खाते समय कई कई बार ना, आप जब कुकर में चावल बनाइए तो चावल लग जाता है, नीचे से चावल काला हो जाता है, जल जाता है, और आप उस चावल को खुरच के पौने से चम्मच से तो चावल खुरच के हटा देते हैं। आप कहते हैं कि साहब चावल खाने लायक है। तो जो बैंकों की स्ट्रक्चरिंग है उस कुकर में पड़े हुए चावल जैसी हो गई है, जिसमें से चावल का एक हिस्सा जल गया, आपने हटा दिया। वो आपके बैड लोन्स हैं, वो आपके एनपीएज हैं, और आपने कहा है कि साहब देखिए चावल तैयार है, अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बन गया है चावल। तो प्राइवेटाइजेशन वाली जो बहस है, क्योंकि आपको अगर याद होगा नरेंद्र जी, कुछ समय पहले निर्मला सीतारमण का ही ये बयान था कि उन्होंने कहा था कि इंडिया वुड नीड एसबीआई जैसे 5-6 और पब्लिक सेक्टर बैंक चाहिए। तो उस स्टेटमेंट को सुनने के बाद ये लगता था कि साफ है कि सरकार और बैंकों के मर्जर की तरफ जाएगी, और छोटे छोटे बैंकों को मिला के 5-6 पब्लिक सेक्टर बड़े बैंक्स बचेंगे। और अब ये खबर है कि सरकार उनमें भी शायद इक्विटी इन्फ्यूज न करे, तो जाहिर सी बात है कि वो मार्केट से उठाएंगे। अब इसमें मिला जुला के वही समस्या होती है कि बस आप जोमेटो का आईपीओ आया, पेटीएम का आईपीओ आया, इसका आईपीओ आया, उसका आईपीओ आया। बैंकों को सरकार पैसे ऐसे देती है कि सरकार के उनके पास शेयर होते हैं, और सरकार उन शेयर के जरिए सरकार बैंकों को पैसा देती है, और वो पैसा बैंकों में फंक्शनिंग के जरिए और उसके जरिए लगता है, बैंकों की फंक्शनिंग में और बैंकों की लोनिंग में, इन सब तमाम प्रक्रियाओं में लगता है। तो अब जब ये सपोर्ट नहीं रहेगा, बैंकों के पास सरकारी पैसा नहीं रहेगा, तो क्या होगा? बैंक पैसा कैसे उठाएंगे? बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया है कि जो जल जाता है चावल, तो वो एनपीए ही है, और उसको वो कैसे ना कैसे उस एक लेवल पे बुना भी रही है, और एक लेवल पे कहीं बच भी रही है। गवर्नमेंट इसलिए कह रही है कि हमने तो बैड बैंक जो है बना दिया है, वही टेक टेक केयर करेगा इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स है, एनपीएज हैं। और उसी में मैं डेटा थोड़ा रेफर कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि अभी एनपीए को क्रिसिल एक एजेंसी है, वो एस्टिमेट कर रही है कि अभी भी 8 to 9% जो है 2021-22 में वो एनपीए रहेंगे, जबकि अभी थोड़ा कम है, 7.5% है। और ये इसको गहराई से मैं समझने की जरूरत भी है सिद्धांत की। एनपीए इसलिए भी अभी कम हुए हैं एक लेवल पे, ऑब्वियसली इन्फ्यूज किया है कैपिटल गवर्नमेंट ने, लेकिन साथ में ये भी हुआ है कि इस टाइम कोविड-19 में बहुत सारा पैसा जो है बैंकों में आया है, क्योंकि लोगों ने ज्यादा स्पेंड नहीं किया है, विड्रॉ नहीं किया है, ज्यादा डिपॉजिट्स किया है, क्योंकि उस टाइम ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है। तो ये भी हमें समझने की जरूरत है। तो ये बात सही है, और उसको लिंक इससे भी करने की जरूरत है कि अभी बिल्कुल डेटा आ ही रहा है कि 12 जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उसमें 11 जो है प्रॉफिट में चल रहे हैं, और एक बैंक है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसमें लॉस में चल रहे हैं, और उसमें कहीं कहीं कैपिटल भी इन्फ्यूज कर रही है गवर्नमेंट। तो एक बैंक में यदि इतना काम जो है प्रॉब्लम है, और 11 बैंकों में सही है, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जो तीसरी चीज आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है, तो मुझे इसमें यही अंदेशा है, जितना मैं बिटवीन द लाइन समझ रहा हूँ इन चीजों को। उसमें मुझे लगता है कि सेंट्रलाइजेशन के साथ, जो मैं पहले भी कहा है कि प्राइवेटाइजेशन का मूव है, और इसीलिए वो कह रही है कि यदि प्रॉब्लम आती भी है कैपिटल की, या इस तरह की चीजों की प्रॉब्लम आती भी है, तो गवर्नमेंट साफ कह रही है, सिग्नल दे रही है, तो आप मार्केट से लीजिए, इक्विटी आप उगाइए, वहीं से आप जो है अपने जो भी आपके एनपीए उसके दूर करिए। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं खासकर एम्प्लॉयज के लिए, वर्कर्स के लिए कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है, जिसको कि आगे और जो है हम हाँ, लोग बात मेरा सवाल ही यही था कि अब बैंक उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि जहां पे वो हमसे डिपॉजिट भी लेंगे और शायद हमसे इक्विटी भी लेंगे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स अब
भले ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स रहे ना रहे, लेकिन उनकी फंक्शनिंग प्राइवेटाइज होने वाली है पूरी तरह से। उस बैंक को हम चलाएंगे और उसमें हम अपना पैसा भी रखेंगे। और मिला जुला के यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या ये मूव एक फर्दर डिसइन्वेस्टमेंट या शेयर होल्डिंग को और ज्यादा मार्केट में ओपन करने, क्या इन इन दिशाओं में बढ़ सकता है सरकार का कदम, नरेंद्र जी? बिल्कुल, और वो वही दोनों चीजें जो सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन की, वो इसी तरफ मूव है। और उसमें हमें समझना होगा, मुझे लगता है सरकार को समझना होगा, थोड़ा बोल्डली बात करना चाह रहा हूँ आज, कि अ, हर हर समस्या का समाधान निजीकरण नहीं है। मैं थोड़ा उसको लिंक भी करता हूँ थोड़ा सा, कि यदि पब्लिक सेक्टर में मान लो, अब तो थोड़ा बात चली गई, लेकिन एयर इंडिया में प्रॉब्लम थी, तो उसका सोल्यूशन सिर्फ जो है वो प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है। सिमिलरली जितना नेशनलाइज बैंक किए गए थे इंडिपेंडेंस के बाद, उनका एक वेलफेयर पर्सपेक्टिव था, उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इफेक्टिव मतलब एक फंक्शन था, या इसका एक लेवल पे मुझे लगता है कि लोगों को, या क्या क्या कह सकते हैं कि जो अंडर डेवलप सेक्टर हैं, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, रूरल एरियाज है, उनको हेल्प करना था और उनकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन में ये मार्केटिंग में हेल्प करनी थी। तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट है। तो ये गवर्नमेंट को समझ जाना चाहिए कि ये चीजें आने वाले दिनों में बहुत अच्छी नहीं होगी। इवन पॉलिटिकली भी हम बात करें, गवर्नमेंट अभी नियो लिबरल फ्रेमवर्क में काम कर रही है। मुझे ये वर्ड कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है, कि आप समझिए कि इंडिपेंडेंस के बाद एक वेलफेयर सिस्टम जो है, या एक जो है पब्लिक सेक्टर डेवलप किया गया था, वो इसलिए डेवलप किया गया था कि जो अंडर डेवलप एरियाज हैं, या एक तरह से कहें डिसएडवांटेज जो पॉपुलेशन है, उसकी हेल्प करना है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, रूरल एरियाज है, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। और उस इन सब का एक लेवल पे एम्प्लॉयमेंट से लिंक है। ये ऐसे सेक्टर हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें जो है इस तरह के नेशनलाइज बैंक, सेंट्रलाइज बैंक जो हैं वो, या क्या कहें पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं, वो हेल्प कर रहे थे इतने सालों से। और यदि ये प्राइवेटाइजेशन वाला मूव या मोड लिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं वेलफेयर के लिए, लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत टफ होने वाला आने वाले दिनों में। दूसरी खबर पे चलते हैं। शिमला में एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स। आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास वहां मौजूद थे कल, और उन्होंने एक ऑडिटर्स से एक अपनी बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑडिटर्स को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए। आपको ध्यान मतलब आपको, हम लोग कल ही बात कर रहे थे एनबीएफसीज के रेगुलेशंस पे बिल्कुल। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पे आरबीआई गवर्नर का ये बयान है। उन्होंने कहा है कि ऑफ लेट सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस विदाउट फॉलोइंग arm's length principle and mechanism have been observed। क्या इस बयान का मतलब कल की बहस पे एक और मुहर है, कल की बहस का एक और एक्सटेंशन इस बयान को समझा जाए? बिल्कुल, सही बात है कि जो कल बात हो रही थी, जिसमें डिप्टी गवर्नर कह ही रहे थे इस पॉइंट को, आरबीआई के डॉक्टर राव, कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की जरूरत है। चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में बात कर रहे थे, उसी का लिंक है जो आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं ऑडिटर्स को ये जिम्मेदारी बनती है कि जो कैमोफ्लेज जो ट्रांजेक्शन हो रही है या फंड डाइवर्जन हो रहा है, उसको चेक करने की जरूरत है। और उसको हमें उस चीज से भी लिंक करना चाहिए, जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन वो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट या बिजनेस कॉन्टेक्स्ट भी बनता है। हमें ध्यान रखना होगा कि 2014 में मोदी गवर्नमेंट जो है वो करप्शन फ्री इंडिया के एजेंडे पे जीत के आई थी। और उस एजेंडे के तहत ही अभी कुछ तो एक्शन प्रोग्राम्स या पॉलिसी मेकिंग में इस तरह के चेंजेस दिखने चाहिए। और उसी में ही आरबीआई गवर्नर का ये बयान है, या ये स्पीच है जो क्योंकि उन्होंने दी। हाँ, क्योंकि आईएलएफएस, डीएचएफएल और श्री ग्रुप जैसे कई सारे एग्जांपल्स हैं हम लोगों के सामने इस तरह की बड़ी एनबीएफसीज के कोलैप्स होने के। सही बात है। और याद ही होगा कि जो आईएलएफएस है, उसका 1 लाख करोड़ रुपए का जो घोटाला था अभी पकड़ा गया है। और उसको, हाँ, उसमें लिंक करने की जरूरत ये भी है कि वो ठीक है। मुझे लगता है कि वो पर्सपेक्टिव जो आरबीआई गवर्नर का बिल्कुल ठीक है, कि इस तरह की ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। और उसमें ये भी हुआ है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उसमें जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वो कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो जो सेंट्रल बैंक है या बैंकिंग सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, और
सीईओ हैं, हायर अथॉरिटी हैं, या उन बैंक्स में जो है वो मेंबर्स हैं, वो जाके फिर इन कंपनीज में काम कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं। और वो उनकी स्टेटमेंट्स दिख भी रहा है कि वो इंटर ग्रुप लोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अंडर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर मौजूद है। सही में इनवॉइसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, एसिड ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे हैं विदाउट एनी फेयर वैल्यूएशन। तो सही में, और इसको चेक करने की जरूरत तो है ही, क्योंकि अल्टीमेटली ये डेंट जो है अब वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के लिए नहीं है, लेकिन आम लोगों के लिए भी वो डेंट है। और वो डेंट इसलिए भी है, मुझे मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो जो मैंने पहले इसमें बात की स्टेट रन बैंक वाले केस में, कि लोगों की सेविंग है, वो आम लोगों की सेविंग है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, इवन इवन प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर बैंक में। और यदि इतनी बड़ी मछलियां या बड़ी कंपनियां जो है वो औने पौने भाव में या लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में या लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में विदाउट कंप्लायंस यदि लोन ले रही है और फिर देश से भाग रही हैं, तो उसका मेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आम लोग ही बेयर कर रहे हैं, या आम डिपॉजिटर्स ही बेयर कर रहे हैं। आखिरी वाला जो पहला हमारा टॉपिक था उस पर एक स्टेटमेंट है, आपने कहा कि प्राइवेटाइजेशन ही मुद्दा नहीं है। इस पर मैं थोड़ा सा, मुझे कई 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 बार मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव होता हूँ इस राय को स्वीकार करने में नरेंद्र जी, क्योंकि मुझे मुझे ये लगता है कि सरकार के पास कैपिटल गेन का कोई मौका बचा नहीं है, पैसे कमाने का कोई मौका बचा नहीं है। तो क्या एक बैंकिंग रिफॉर्म, एक जो बड़ा रिफॉर्म हमें चाहिए था बैंकिंग में, बैंकों के बट्टे खाते बड़े होते जा रहे थे, बैड बैंक स्थापित करके उनको डिसइन्वेस्ट करके सरकार इस तरफ जो बढ़ रही है, क्या एक बड़ा रिफॉर्म, इस तरह का एक बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट प्लान, ये जरूरी नहीं था कि सरकार के पास पैसे आए, कैपिटल गेन हो थोड़ा? एक लिए इसलिए मैंने दोनों बातें कही कि एक एक आपकी बात सही है कि सेंट्रलाइजेशन वाला एक पॉइंट है, और वो बात सही है जो निर्मला सीतारमन बोली रही है कि हम कम बैंक करेंगे, और उसमें मर्जर जो हुए थे डिफरेंट बैंक्स। लेकिन उन एक्शन में हमें बिटवीन द लाइंस हमें समझना होगा सिद्धांत। और वो पॉइंट ये है कि सेविंग किसकी थी, डिपॉजिट्स किसके थे, वो आम लोगों के थे, आम मिडिल क्लास के थे, लोअर मिडिल क्लास के थे, मिडिल क्लास के थे, गरीब लोगों की वो सेविंग थी। और यदि वो यूज जो है वो गलत लोगों ने किया, और एक तरह से सीधा मैं वर्ड यूज करूं करप्शन की है, तो उसकी कॉस्ट या पर्सनली कॉस्ट, रियल कॉस्ट जो है आम आदमी या आम डिपॉजिटर्स क्यों या सेवर्स क्यों पे करे। और इसीलिए मतलब आज हम ये बोल दें कि पब्लिक सेक्टर के बैंक की हालत खराब है और उसमें जो है वो अब गवर्नमेंट कैपिटल नहीं देगी। एक लेवल पे सपोर्ट हो सकती है कि ठीक है गवर्नमेंट नहीं देगी, तो आपने जब सपोर्ट करनी थी या जब वो फंसे थे, इसका मान लीजिए मैं कह रहा था कि 5 लाख करोड़ रुपया लगभग पिछले 10-12 सालों में गवर्नमेंट ने हेल्प की है पब्लिक सेक्टर बैंक की, लेकिन वो पैसा किसकी हेल्प किया, क्यों उनको कैपिटल की जरूरत हुई? क्योंकि जो एनपीए है वो तो बड़ी कंपनियों ने किए है, बड़े रिच लोगों ने किए, तो उसको गरीब आदमी या मिडिल क्लास जो है वो पे कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन यही हुआ कि अब जो है आपको प्रॉब्लम होगी या इस तरह की चीजें, यदि सपोर्ट, फॉर एग्जांपल जो मैं कह ही रहा हूँ कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, या एजुकेशन के लिए, या हेल्थ के लिए या पैसा चाहिए लोगों को, तो उस टाइम जो है दोबारा एक लेवल पे बैंक्स की जिम्मेदारी तो उसमें बनती है। क्या उसमें ये कहा जाएगा बैंक्स को कि आप हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करिए एजुकेशन पे या एग्रीकल्चर सेक्टर से, और यदि नहीं होता है तो आप जो है क्या कैपिटल मार्केट में जाइए और वहां से इक्विटी जनरेट करिए? तो ये लॉजिकली सेंस नहीं बनता है वेलफेयर परस्पेक्टिव। चलिए आखिरी टॉपिक पे चलते हैं, शेयर मार्केट। बहुत अजीब तरीके से शेयर मार्केट का हिसाब किताब चल रहा है। ऐसा चल रहा है कि ये आईआरसीटीसी के शेयर जो है आसमान छूते हैं, फिर जमीन खोद के, जमीन पे नहीं जाते, जमीन खोद कर गड्ढे में गिर जाते हैं। सही बात। तो तो इस तरीके के आरसीटीसी के शेयर्स की रैली चल रही है, एक अजीब ही स्थिति है। मार्केट पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो मार्केट को लेकर नरेंद्र जी, लोग एकदम पशोपेश में कि यार पैसा लगाया जाए कि ना लगाया जाए। इसको शूट आउट करने के पहले जब हम और आप फोन पर बातचीत कर रहे थे आज, तो हमने ये डिस्कस किया कि आज क्या क्या बातचीत कर सकते हैं मार्केट में। तो सबसे पहला सवाल, मार्केट इतना वोलाटाइल कैसे है, इतना ज्यादा मतलब भंगुर कैसे है, हिंदी का शब्द, इतना ब्रिटल कैसे है कि वो किसी भी स्पेकुलेशन और किसी भी उस पे ताक से चढ़ जाता है, और किसी भी स्पेकुलेशन थोड़ी चीज पे एकदम मतलब गड्ढे में जाकर गिर जाता है। क्या दिक्कत कहाँ आ रही है, समस्या क्या है?
उसमें मुझे एक तो दो बातें कहनी है इनफैक्ट। एक तो ये कि इसमें दो आपके इनफैक्ट क्वेश्चन है। एक तो ये सेंसेक्स इतना क्या है, या इस तरह की स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशन या इंडेक्स क्या बता रहा है, निफ्टी का, नेस्डैक का जो अमेरिका में इंडेक्स है स्टॉक मार्केट में। उसमें सिद्धांत ये हमें समझना होगा कि बेसिकली ये एक फाइनेंशियल या एक तरह से सिक्योरिटी मार्केट है, जिसमें कि ये रिफ्लेक्ट किया जाता है कि कितने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कंपनी उसके अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट करती है। और इसको आसान शब्दों में ये कहें हम, तो उन्हीं की वो शेयर्स हैं, उनको जो यदि प्राइसेस हाई होते हैं और उनका रिटर्न जो जो है या अर्निंग जो है वो भी हाई होती है, तो नेचुरली वो इंडेक्स जो है वो अप होता है। एग्जाम्पल इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जब कोविड-19 पेंडेमिक स्टार्ट हो रहा था, मतलब एक तरह से 2000 में, मुझे याद है जनवरी 2020 में, जो सेंसेक्स था इंडिया में अराउंड जो है वो 42-45,000। और जैसे ही ये खबर आई फरवरी में या मार्च में, जब लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लगाया, तो धड़ाम से वो मार्च 2020 में वो 25,000 जो है वो सेंसेक्स जो है इंडिया का हो गया। इसका मतलब ये है कि ये सेंसिटिविटी, इसका मतलब है कि लेकिन एक्सपेक्ट। उस समय, सॉरी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ हाँ, नरेंद्र जी आपको हाँ, यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी, लेकिन वहां पर हाँ, मुझे एक चीज याद आती है कि हाँ, भारत में लॉकडाउन नहीं लगा था, यूएस में, चाइना में, बड़ी इकोनॉमीज में कोविड पहुंच चुका था, यूके में भी, यूरोप में भी। और उस समय लगातार उस समय इंडिया का मार्केट भी भयानक तरीके से रिफ्लेक्ट करने लगा था उन खबरों के, और उस पूरे प्रॉब्लम के आसपास रिफ्लेक्ट करने लगा था। सॉरी, हम्म, कंटिन्यू। सही बात है। तो ग्लोबल लेवल पे जो क्राइसिस बना, और उसका एक सेंटीमेंट बनता है मार्केट में, लगता है कि नहीं नहीं, अब जो है बिजनेस में बहुत लॉस होने वाला है, इस कारण से स्टॉक मार्केट के जो जो शेयर्स हैं या उस तरह की जो सिक्योरिटीज हैं, उनके प्राइसेस लो होंगे, उनका रिटर्न लो होगा। तो उससे जो है वो सेल आउट करने लगते हैं। जब सेल आउट करने लगते हैं तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, सेल ज्यादा होती है, तो उससे एक लेवल पे लॉस होने लगता है या प्रॉफिट कम होने लगता है। तो वो वही वही कारण था कि उस नेगेटिव सेंटीमेंट में या एडवर्स सेंटीमेंट में जो है वो सेंसेक्स गिरा था। जैसे ही ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद जो या एक तरह से कहीं लॉकडाउन बंद हुआ, तो दोबारा जो है वो स्टॉक मार्केट जो अप होने लगे। या चाहे सेंसेक्स हमने उसका बेस दे रखा है, और निफ्टी के बारे में बात कर सकते हैं, और सेंसेक्स में 30 कंपनियां होती हैं, उसका प्राइस देखते हैं या अर्निंग देखते हैं, उसके थ्रू जो है हम ये इंडेक्स बनाते हैं। उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे फिर जो है इमर्ज होने लगा, और उसमें खासकर कौन कौन से वो शेयर्स थे, वो आईटी सेक्टर के शेयर्स थे, वो ऑटोमोबाइल के शेयर्स थे, वो जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के शेयर्स थे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है जरूरत हुई घर में बैठे हुए, हाँ, या वर्क फ्रॉम होम होम से, हमें जो है वॉशिंग मशीन की जरूरत हुई वर्क फ्रॉम होम से या घर में रहने से, लॉकडाउन से। और उसके अलावा कार की जरूरत हुई, क्योंकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर रहे थे। तो ये हम कल भी बात कर रहे थे कि बेसिकली इस कारण से इतनी डिमांड इंक्रीज करके उस टाइम में, और उसके बाद इनफैक्ट इवन रिकवरी में, कोविड-19 के बाद जहां जहां रिकवरी हुई है, जैसे इंडिया में हुई रिकवरी पोस्ट सेकेंड वेव के बाद, तो उससे जो डिमांड जनरेट हुई है, उसने एक लेवल पे और ज्यादा जो है इस तरह की कंपनीज, आईटी कंपनीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल की कंपनीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, उसके शेयर्स काफी अप हुए, या इवन बैंकिंग सेक्टर के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रही थी। ये तो है कि और उतने और सेक्टर में, या इवन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो है कंपनी जो थी, उसमें जो है उनके शेयर्स जो थे वो अप कर रहे थे। लेकिन जो वॉलेटाइल इसलिए हो जाता है उस एक लेवल के बाद, क्योंकि सेंटीमेंट पे चलता है। तो मान लीजिए अब ये न्यूज आ रही है कि इसी इसी केस में, कि अब जो है क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, या जो फेडरल रिजर्व बैंक है यूएस का, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने वाला है, या फिर एवरग्रांडे क्राइसिस आ रहा है जो चाइना से खबर आ रही है, या एनर्जी जो प्राइसेस है वो इंक्रीज कर रहे हैं, या ये सेंटीमेंट आ रहा है, या इस तरह के कि इन्फ्लेशन जो है इंडिया में इंक्रीज होने वाला है। तो ये जब न्यूज आ रही है, तो उस हिसाब से जो है वो फिर नेगेटिव न्यूज है, और उससे जो है सेंसेक्स दोबारा डाउन आता है, या अर्निंग की पॉसिबिलिटी, या उसको कहें डिविडेंड की पॉसिबिलिटी, या जो प्राइसेस जो है वो फिर लो होने लगते हैं। तो वो आजकल इसलिए वो फ्लक्चुएशन उसमें दिख रही है। और उसको यदि चलिए। हाँ, सिंपल बताइए। शब्दों में, लास्ट पॉइंट में कहूंगा, सिंपल शब्दों में उसके लिए हम एक पैरामीटर यूज करते हैं, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे। प्राइस अर्निंग रेशो होता है एक, कितना प्राइस है किसी स्टॉक मार्केट में शेयर का, उससे कितनी अर्निंग हो रही है। वो रेशो जो है जनरली ये माना जाता है कि 20 के अराउंड में एक बेंचमार्क होता है, कि यदि वो 20 आ जाएगा प्राइस अर्निंग रेशो, मतलब प्राइस को डिवाइड कर अर्निंग से, तो वो जो रेशो है यदि 20 हो, तो बहुत ठीक माना जाता है, स्टेबल है जो है सेंसेक्स या स्टॉक मार्केट, या कोई भी मार्केट ले सकते हैं हम, लेकिन हम अभी सेंसेक्स के बारे में बात कर रहे हैं।
इस टाइम अभी मैं देख रहा था आज 26 अक्टूबर को ये प्राइस अर्निंग रेशो जो है इंडिया में 31 है, जिससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अब कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी जो है वो सेंसेक्स में आ रही है, मतलब इस पीरियड में, खासकर अक्टूबर वाले महीने में। चलिए आखिरी छोटा सवाल, 1 मिनट का समय बचा हुआ है। हम्म। सवाल ये कि इकोनॉमी के बारे में तो खबरें अच्छी हैं नहीं, हम अभी गड्ढे में ही खड़े हैं जीडीपी के टर्म्स में बात करें तो, और शेयर मार्केट एक अपनी अलग तेजी में है। लोग पता नहीं कह रहे हैं कि अब 1 लाख तक पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा कुछ महीनों में। इकोनॉमी और इस पूरे शेयर मार्केट के शिराजे में इतना ज्यादा अंतर क्यों है? थैंक यू। इनफैक्ट सेकंड पॉइंट में ये कहने वाला था कि ये इतना ब्रॉडर टॉपिक है जिसमें आप लोग भी बात किए हैं और हम लोग भी आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में बात करते रहेंगे, क्योंकि उसमें नंबर्स भी हैं और परसेंटेज है। इनफैक्ट ये पॉइंट मेरा रह ही गया था जो आपने पूछ ही लिया, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि जो डिस्कनेक्ट दिख रहा है स्टॉक मार्केट और रियल इकोनॉमी में, उसी में ही ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि इसी टाइम जब 61,000 62,000 जो है सेंसेक्स हो रहा है, और उसमें एक क्लास, ये ध्यान देने वाली बात है, एक क्लास जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो है या रिच क्लास जो है वो अर्न कर पा रही है, लेकिन उसी टाइम न्यूज ये आ रही है कि ग्रोथ रेट जो है नेगेटिव है हमारा। अभी जो है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी या हंगर जो है इंक्रीज कर रहा है कोविड-19 पैंडेमिक में इंडिया में। तो रियल इकोनॉमी में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है जो सेंसस में दिख रहा है, इसलिए वो डिस्कनेक्ट को हमें समझने की जरूरत है। या ये गवर्नमेंट हमें क्या, हम तो एक लेवल पे समझ रहे हैं, या आम आदमी भी समझ रहा है कि सेंसेक्स से उसको कुछ नहीं मिल रहा है, उससे वो एक सेक्शन है, 1% सेक्शन कह सकते हैं, एट मैक्स 10% सेक्शन जो टॉप प्लेयर है, लेकिन जो 90% या 99% पॉपुलेशन है उसको ऐसे उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं लास्ट में ये कहूंगा कि अभी भी गवर्नमेंट को इस डिस्कनेक्ट को समझना चाहिए। इसलिए अभी मैं कल भी ये बात कर रहा था कि इन रियल इकोनॉमी के जो इश्यूज हैं, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ का है, चाहे वो ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं, उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेटाइजेशन का जो मोड ले रखा है, जो बातें हम कर रहे हैं, उसको स्लो करना चाहिए या कम करना चाहिए, और ज्यादा पब्लिक स्पेंडिंग करनी चाहिए सोशल सेक्टर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। इवन लास्ट पॉइंट, ग्रीन एनर्जी में, जहाँ पे कि हम ये भी बात कर पाए कि फार्मर्स के जो लोन हैं, एमएसपी उनको इंश्योर किया जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो है वो क्रेडिट दिया जाए, जिससे कि हमारा इकोनॉमिक्स में सिंपल सा लॉजिक होता है कि जब आप स्पेंड करते हैं या जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे मेनली या प्राइवेट सेक्टर है, तो जीडीपी इंक्रीज करता है। इसको कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीपली इंक्रीज करता है। तो गवर्नमेंट वहां कहीं ना कहीं मिसिंग कर रही है, ये पॉइंट बहुत मिस कर रही है। चलिए, तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। हम कल फिर से मिलेंगे नए विषयों के साथ, आपके सुझावों के साथ, आपके सवालों के साथ। उन पर थोड़ी बातचीत करेंगे, उन पर अलग तरीके से प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए आपको लिखना होगा कमेंट सेक्शन में अपने सवाल, अपने सुझाव और अपनी शिकायत। हम उन पर ध्यान देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ललन टॉप देखते रहिएगा। गुड नाइट।